नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और सिनेमा की दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। सिनेमा की दुनिया यानी कि सिने जगत की हर खबर लेकर हम हाजिर हैं एक बार फिर। आज के कार्यक्रम में बात होगी इस हफ्ते की रिलीज की, साथ ही आपको ले चलेंगे सिनेमा के सुनहरे दौर में। भारतीय सिनेमा का एक बेहद समृद्ध गौरवशाली इतिहास है और लगातार ये नए आयाम छू रहा है। उसकी एक झलक दिखाएंगे एक बेहद खास प्रदर्शनी के जरिए। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं सिनेमा की दुनिया की। सबसे पहले बात इस हफ्ते की रिलीज की, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस फिल्म के साथ थलपति विजय एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी में है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज भी। बीते कुछ वर्षों में अमेरिका और यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन फिल्म्स काफी हिट रही हैं। हिंदी और तेलुगु फिल्म्स का खासा बोलबाला रहा है। थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम साल 2024 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म आखिर रिलीज हुई। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने जबरदस्त रिस्पांस हासिल किया और रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर बनने की ओर इशारा कर दिया। गोट को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने ही दुनिया भर में धुआंधार कमाई की है। गोट से पहले थलपति विजय की आखिरी फिल्म लियो रिलीज हुई थी। 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में कुल 350 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था और अब विजय गोट के जरिए नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं। फिल्म एक एक्शन पैक्ड ड्रामा है जिसमें विजय डबल रोल में है। गोट को डायरेक्ट किया है वेंकट प्रभु ने। इस साल की सबसे बड़ी तमिल फिल्म होने के साथ साथ गोट और कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगी, यही देखने वाली बात होगी। एक ही विजय सब पर भारी पड़ता है, यहाँ तो डबल रोल है। यही तो है भारतीय सिनेमा का मैजिक। कभी लार्जर देन लाइफ फैंटेसी तो कभी कड़वा सच दिखाता। भारतीय सिनेमा ने हमें हंसाया है, रुलाया है, कभी हमारे मन में जोश भर दिया। भारतीय सिनेमा ने ही तो हमें विश्वास करना सिखाया है। भारतीय सिनेमा की समृद्ध विरासत को संजोने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद शानदार प्रदर्शनी में, जिसमें भारतीय सिनेमा से जुड़े हर आयाम को, हर दौर को, हर वस्तु को संरक्षित करने का एक प्रयास किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही शानदार, बेहद खूबसूरत और दुर्लभ प्रदर्शनी में, जो भारतीय सिनेमा के कल, आज और आने वाले कल को भी यहाँ प्रदर्शित कर रही है। द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मेला इस प्रदर्शनी का नाम दिया गया है, जहाँ पर भारतीय सिनेमा के विभिन्न दौरों को, भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार्स को और पिछले 120 वर्षों के इतिहास को इस प्रदर्शनी में यहाँ दर्शाया गया है। अलग अलग सेगमेंट्स के तहत यहाँ पर भारतीय सिनेमा के आप हर दौर को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स हैं। किसकी? जी हाँ, सत्यजीत रे की, जिन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशकों में उन्हें जाना जाता है, उन्हें माना जाता है। और यहाँ पर इस प्रदर्शनी में 1969 से लेकर 1991 तक की जो उनका एरा रहा है, जो उनका दौर रहा है, उसकी पिक्चर्स को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये सत्यजीत रे का दौर था जो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों में बहुत ही खूबसूरती से उस एरा को, उस दौर को और सत्यजीत रे का जो काम करने का तरीका था उसको आप यहाँ देख सकते हैं। तमाम वो आइकॉनिक फिल्म्स हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं और उन फिल्म्स की शूटिंग के दौरान उस सेट्स की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में। वो आइकॉनिक पोस्टर्स, वो आइकॉनिक फिल्में, वो तस्वीरें इस प्रदर्शनी में बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित की गई है। शतरंज, सत्यजीत रे की एक बहुत ही शानदार फिल्म, उस वक्त का ये हाथ से पेंट किया हुआ पोस्टर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और उस वक्त के दौर की झलक, किस तरह से काम किया जाता था, किस तरह से सत्यजीत रे का जो पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस रहा है, जो उनकी पूरी सिनेमैटिक जर्नी रही है, वो यहाँ पर तस्वीरों में इस वक्त हम देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इस एग्ज़िबिशन का है कि हम इंडिया को अपने सिनेमा के इतिहास से कैसे समझें, कि जो मुसीबतें, सोच, प्यार, खुशी, values, priorities, history that India has gone through,
वही सब सिनेमा ने सोचा था, उसके ऊपर टिप्पणी दी, अपना इमेजेस क्रिएट किया, अपने फिल्म्स क्रिएट किए, और जिस तरीके से सिनेमा ने अब्जॉर्ब किया सारे ये इच्छाएं, कोई ऐसा कल्चरल डिसिप्लिन नहीं है इंडिया में जो एंटरटेनमेंट, आर्ट फॉर्म, बॉक्स ऑफिस, ग्लैमर, सेलिब्रिटी, और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि एज सिनेमा, एज अ क्रिटिकल एजुकेशनल रिसोर्स, कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने हिस्ट्री पढ़ना हो या पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स या सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सिनेमा की आवाज़ आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए थी उन्होंने क्या बोला, उनकी भाषा में उनकी क्या राय थी, उनका सोचने का तरीका क्या था, विजुअल पावर. बाय गिविंग द एजुकेशनल सिस्टम अ डोज ऑफ न्यू आउटलुक where the knowledge inherent in the visual, in the audio, जब एक बार text, visual, audio एक साथ आते हैं, the student's mind starts getting excited. 20 सेगमेंट्स लगाए हैं. पहला सेगमेंट वो है जो साइलेंट ईरा का है, उसमें आवाज़ के बिना जो जेस्चर्स, जो इमेजरी, जो अपनापन लाया, बिकॉज इंडिया गॉट सिनेमा जस्ट 3 months after the French. The Lumiere brothers were immediately by July they were reaching India. So we were never really behind. अब ब्रिटिश हुकूमत के कारण हमारे सोचने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया था, लेकिन वो जो दिलचस्पी थी हमारे लोगों में वो पहले दिन से थी. So the silent era is a very important part. Most of it's been destroyed. Therefore, these booklets, these are the first synopsis booklets जो हर film देती थी. So they are one way to study the subject better. Light of Asia was the first Indo-German production, and Light of Asia was something where the West was trying to understand the East through the life of Buddha, and therefore it became a very important role in disseminating the idea of dialogue between East and West. Then you take the great Alamara, you take the great photographic prints, Zarina, Sant Tukaram, Fearless Nadia, Chitralekha, Chandralekha, Kalpana, Uday Shankar ki great ballet. Chandralekha was the second greatest epic after Kismet. And then it brought that kind of grandeur of cinema. In 1949, in 48, IPTA, Dharti Ke Lal, the first time a cultural organization which was trying to reach the people, Aam Aadmi ke saath, the landless laborer, the peasant, the agriculturist, the working class. नया सोच देने के लिए cinema has a fundamental role. आप पृथ्वीराज कपूर को देख लो, एक ऐसे शख्स थे जो created one of the greatest cinematic families of the world, not just Indian cinema. कोई ऐसा सिनेमा नहीं है जो 4 पीढ़ियों से loving cinema, serving cinema in this great way. So from him, his 3 sons, Raj, Shami and Shashi, from them, Rishi, Ranveer, and if you ask everyone, Ranveer का नाम पता है सबको, लेकिन पृथ्वीराज का नाम भूल गए हो. तो ये जो lack of history है, इसको जगाना बहुत ज़रूरी है. बेहद दुर्लभ तस्वीरें हैं ये, और पृथ्वीराज कपूर का जिक्र किया किस तरह से पिछली 4 पीढ़ी से भारतीय सिनेमा को एक बेहद शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ये देते आ रहे हैं, और उसकी एक झलक हम देख सकते हैं इन पोस्टर्स में. These photographic stills, आप आवारा का सीन देख लो कि ड्रीम सीन कैसे सजाया था. त्रिमूर्ति एक जगह, अपने अंदर की आत्मा दूसरी जगह. It's a great cinematic image. And then the famous Prithviraj as Emperor Akbar in Mughal-e-Azam. देवदास, जब हम स्टूडेंट को बताते हैं, सबको पता है शाहरुख खान और लीला बंसाली की देवदास, लेकिन मैं सबसे पूछता हूँ, हजारों स्टूडेंट आ चुके हैं कि ये बंदा कौन है, और मैं आपको सच्चाई से बोल रहा हूँ, आउट ऑफ एट लीस्ट 1000 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट को पता नहीं था कि साइगल कौन है. Imagine K.L. Saigal. You know, it was one of the most important people in India's history during the 30s and 40s. जो दुखी आत्मा इंडिया थी, उसकी आवाज़ से देश को थोड़ा प्यार मिला, सुकून मिला. Forgotten. Dilip Kumar. Out of 1000 students, 100
may know something about Dilip Kumar. एक दीवार को इन्होंने देवदास को समर्पित किया है और देवदास एक ऐसी कहानी रही, एक महाकाव्य हम कह सकते हैं, जिसपे हर एरा में फिल्में बनी हैं। बिल्कुल 18 बार फिल्में बनी हैं और हर देवदास जो अब तक पोर्ट्रे किया गया है भारतीय सिनेमा में, सहगल साहब से लेकर शाहरुख खान तक और अभय देओल तक यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और जिस तरह से निबुली बता रहे हैं कि वाकई आज के लोगों को या आज की पीढ़ी को उस वक्त के देवदास को पहचानने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। भारतीय सिनेमा एक वो ताकत रही है जिसने ना जाने कितने आंदोलनों की अलख जगाई, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। कहते हैं ना कि सिनेमा तो समाज का आईना है, और उस भाव को भी इस प्रदर्शनी में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। एक दौर था जब भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था वो भारतीय सिनेमा में बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको भी हमारे सिनेमा में दिखाया गया। जुनून, यहाँ पर शशि कपूर की एक बेहद शानदार फिल्म, उसका पोस्टर आप देख सकते हैं। यहूदी, दिलीप कुमार, जो दिलीप कुमार का एरा रहा है और किस तरह से राज कपूर ने हमारी फिल्मों को बदल दिया। द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, राज कपूर के उस दौर को, राज कपूर की फिल्मों को, मेरा नाम जोकर, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ना सिर्फ पोस्टर्स और फिल्म एरा को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो उस वक्त के जो यादगार प्रतीक चिन्ह हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। जब फिल्म जुबली हुआ करती थी, जब हफ्तों हफ्तों वो सिनेमा के थिएटरों से उतरती नहीं थी, तो किस तरह से उस फिल्म की सफलता को, उस जश्न को मनाया जाता था, उसी का प्रतीक है ये तमाम जो मेमोरेबिलिया है जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। राम तेरी गंगा मैली, जब उसने गोल्डन जुबली मनाई थी थिएटर में, सिंगल थिएटर्स का ज़माना था और क्या जोश था, क्या जश्न था, तो उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। राम तेरी गंगा मैली, आर.के. बैनर्स तले ये फिल्म बनाई गई थी। साथ ही कोई भी जो सिनेमा का स्टार होता है, सुपरस्टार होता है, बिना फ़ैन के तो वो अधूरा होता है, तो उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। द लव ऑफ फैंस, किस तरह से दीवानगी अपने चहीते स्टार को लेकर हम सब में है, आज भी है, उस वक्त भी थी, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। बहुत मशहूर है ये किस्से कि किस तरह से देवानंद या राज कपूर को या शम्मी कपूर उनको ख़त लिखते थे, कई लोग खून से ख़त लिखते थे, और कई बार ये जो हमारे सितारे थे वो उनका जवाब भी देते थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी, व्हाट्सअप, ट्विटर, सोशल मीडिया, जीमेल नहीं था, हाथ से ख़त लिखे जाते थे और उन्हीं ख़तों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। किस तरह से हाथ से अपने चहीते सितारे को फैंस ख़त लिखते थे और फिर वो उसका जवाब देते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेहद खूबसूरत ख़त, उस दौर का ये ख़त है। और जैसा कि हमें बताया गया है कि शम्मी कपूर साहब और इस फ़ैन के बीच करीब 1000 ख़तों का आदान प्रदान हुआ। एक तरह का संबंध यहाँ पर कह सकते हैं कि उस वक्त के जो सुपरस्टार्स थे, स्टार्स थे, उनका एक रिश्ता सा बन जाता था अपने फैंस के प्रति, क्योंकि अगर फैंस नहीं है, वो दीवानगी नहीं है, तो शायद वो सुपरस्टार भी नहीं है। देवानंद के ऑटोग्राफ्ड जो उनके फोटोग्राफ स्टिल्स थे वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और देवानंद के एरा को, उनकी दीवानगी जो थी, ना सिर्फ उनके हीरोइंस के बीच बल्कि उनके फैंस के बीच, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे को फीलिंग ये आ रही है कि इस एग्ज़िबिशन मेरे को कहीं और ले गई, जैसे आज की दुनिया गायब हो गई और वो दुनिया शुरू हो गई। इतना मज़ा आ रहा है, स्पेशली म्यूज़िक के साथ और पिक्चर्स के साथ। इतना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ उससे। जैसे यू नो, बिफोर मी माय यूथ एंड देन
सिनेमा से हम इतना प्यार क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि जो हम भारतीय हैं उन्हें वो सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पसंद आता है? पता है क्या है, इस सिनेमा खास करके पुरानी मूवीज़ ये हमारे अंदर बसी हुई हैं। डायलॉग सीन्स ऐसे अंदर उतरे हुए हैं। सब मूवीज़ हमने 2-2 3-3 बार देखी हुई है। एक बार में तो मज़ा ही नहीं आता था। उस समय के सुपरस्टार को दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेश खन्ना, देवानंद। बॉलीवुड फिल्म्स जो हैं एक बहुत बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ पे। आज तक जो हम कपड़े पहनते हैं, हम कैसे बात करते हैं, वो सब फिल्में ही डिसाइड करती हैं। तो दिल्ली मगर इस सब का हब नहीं है जाना जाता, दो इस एग्जीबिशन से वो बदल जाता है। हमें यहाँ पे दिल्ली में ही रह के ये सब हिस्ट्री ऑफ आवर फिल्म्स कहाँ से आई, कैसे आई, वो सब देखने को मिला। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा एग्जीबिशन, पहले बात तो। दूसरी बात टू सी एवोल्यूशन कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, कैसे पहले ब्लैक एंड वाइट्स थे, कौन इन्फ्लुएंशियल लोग थे फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने ये नैरेटिव फॉर्म करा कि कैसे फिल्म्स चलेंगी, क्या होगा। अपनी टीनेज टाइम में वापस चली गई जब मैं चुप चुप के टीवी देखा करती थी और ये सारे कैरेक्टर्स दिखते थे, पृथ्वीराज कपूर जी, राज कपूर एंड ऑल। एंड आई एम अ साउथ इंडियन, तो मैं दिल्ली आई तो मेरा न्यू हिंदी से परिचय हुआ इन सब की मूवी से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक जुबली ट्रॉफी होती थी जो इंडिया में यूनिक चीज़ है। हर बार जब 100 डेज हो जाए या 25 वीक्स या 50 वीक्स, एंड लुक एट द क्वालिटी कि हमारे कारीगर, हमारे क्राफ्ट पीपल क्या बनाते थे फॉर जुबली ट्रॉफी। ये सब मर चुका है। दैट होल क्रिएटिव एनर्जी, वो जो प्यार होता है चीज़ को बिल्कुल अच्छाई और एक्सीलेंस के साथ बनाने का, वो बिल्कुल बदल गया है। ये पंडित राम कुमार शर्मा आर्टिस्ट है, बेचारे ABC दुनिया को नहीं पता इनके बारे में, but what a great artist he was. The quality of his expressionist work, जो look at the imagery, कैसे एक फिल्म को 12 शो कार्ड्स में एक्सप्रेस किया है। This is unique to our passion and love for cinema, our expertise of the craftsmanship, and वो डिज़ायर जो होती है ना कि हम सबसे अच्छे चीज़ बनाएंगे दुनिया के लिए, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही फिल्म को 12 अलग अलग फिल्म पोस्टर्स के साथ यहाँ प्रदर्शित किया गया है, बिल्कुल। और जो हाथ से पेंट किए हुए पोस्टर्स उस वक्त हुआ करते थे वो आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने उस कला को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, लेकिन कितना दुर्लभ, और ये शायद ही कभी पहले मैंने देखा है कि एक ही फिल्म को 12 अलग अलग पोस्टर्स के साथ कोलाज इनको बुलाते हैं और उसमें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। रज़िया सुल्तान एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर को प्रदर्शित करती है ये फिल्म, और उसका एक ये वर्जन, एक ये उसका रूपांतरण हम कह सकते हैं जो पोस्टर्स के ज़रिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, बाकी बेहद दुर्लभ है और काफ़ी आर्काइवल वैल्यू है इसकी। और दूसरी समझने की बात है, आप सोचो जब महान फिल्म लाइक पकीज़ा बना रहे थे कि अलग अलग सीन्स होते हैं पोस्टर बनाने के लिए, तो दीज आर द आर्ट वर्क्स। अब यहाँ इन्होंने स्पेलिंग गलत कर दिया था, एज छोड़ दिया था, और इनका पैर आप देख रहे हो कि उनकी फेस के ऊपर ज़्यादा नज़दीक आ गया। सो दे डिडंट वांट टू शो द हार्शनेस ऑफ द मैन विद द वुमन, सो देन दे मेड द सेकंड इमेज। तो ये जो प्रोसेस होती है क्रिएटिविटी के कि कैसे, और ये हमें ये सिखाता है कि आप अपने मिस्टेक से डरो मत, हर चीज़ ड्राफ्टिंग रीड्राफ्टिंग की अहमियत रखिए। के आसिफ ऐसे बंदे थे जो really ABC of cinema they didn't know, but क्या जुनून, क्या इच्छा थी उनमें कि एक महान फिल्म बनाए। 15 साल लगे, 1945 में स्टार्ट किया, 1960 में बना। और ये जो ऊपर नीचे फेलियर सक्सेस जो होता है, हर बंदे में, मैं बोलता हूँ उनको, हर बंदे में एक जुनून, एक मुग़ल आज़म बैठी हुई है। वो हुसैन ने सेवियर ग्लास बनाए थे 40 साल बाद मुग़ल आज़म के ऊपर, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन इतने बाद आई जब वो देखे। तो हुसैन जैसे आर्टिस्ट को भी मुग़ल आज़म जैसे फिल्म ने इंस्पायर किया। तो
हर चीज़ में इंस्पिरेशन बैठा हुआ है और ये सिनेमा जो है इज़ द ओनली कल्चरल डिसिप्लिन इन इंडिया that has tried to take on every facet from the lowest common denominator, what we used to call escapists. Right? Escapism is nothing wrong. जब आपकी जिंदगी इतनी दुख भरी है, टूटी हुई है, कुछ नहीं है आपके पास, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार मिल जाए वो 2 घंटे में, absolutely nothing wrong in that. But we dismissed it intellectually. Intellectual film studies actually only started in the 80s, even though the first book was in the 60s by an outsider. But real scholarship only started in the late 80s and early 90s. आप सोच लो 120 साल से चल रहा है, लेकिन दिमाग खाली 30 साल से लगाया हुआ है. सिनेमा के अलग अलग रंग, अलग अलग जॉनर्स यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं. महमूद साहब भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं. कॉमेडी ह्यूमर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है भारतीय फिल्मों का, जिसने दर्शकों को काफ़ी जोड़ा है. किस तरह से आपने वो यहाँ प्रदर्शित किया? देखिए, ह्यूमर जो है और हमारा इंडियन सिनेमा का जो ह्यूमर था, आप पड़ोसन जैसे मूवी कोई भी देख ले एक बार, उम्र भर याद रहता है. वो जो खुशी है, इनोसेंस, वो जो हंसी, whether it's in gesture, whether it's in the storyline, whether it's in the acting, whether it's in the music. आप महमूद को देख लो, कितने रंग, अनोखे रंग लाके सोचते हैं. We've lost that. सिनेमा में वो बिल्कुल खो चुके हैं और ह्यूमर के बिना कोई सोसाइटी नहीं बनती है. आज ह्यूमर इतनी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हर बंदा अपने आप को कितने सीरियसली ले रहा है. जब आदमी खोखला हो जाता है थोड़ा सा तो ज़्यादा सीरियसनेस हो जाता है, सेल्फ राइचियसनेस. ह्यूमर ही एक चीज़ है जो हर बंदे को थोड़ी सी हंसी के साथ, प्यार के साथ कॉन्टेक्स्ट देता है कि देखिए ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है. So it's very important we bring back that great sense of satire, wit, humor, whether it's a slapstick humor, whether it's just purely based on आप जाने भी दो यारो देख लो, Victoria 203, Rafu Chakkar, there's so many and each of them have had different kinds of energy. सत्यजीत रे और राज कपूर दो ऐसे महान डायरेक्टर्स थे जिनकी सिनेमा बाहर देश चले गए थे वेरी अर्ली ऑन. सत्यजीत रे पहुंचे पंचली के साथ, took Indian cinema as an art form, और राज कपूर as the great entertainment with आवारा, जागते रहो, मेरा नाम जोकर. You see this is East German poster, Polish poster, Ukrainian poster. जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था, मेरा नाम जोकर. This is a French release poster of Devi, सत्यजीत रे का. तो आप वो देखिए, जुनून लंदन में at the Academy, Peter Straussfeld एक महान डिज़ाइनर होते थे. तो he had a very unique way of representing the poster like a quad. तो हर का स्टाइल अलग होता है और वो जो abstract quality आती है डिज़ाइन में, you can see it more in the international artworks of Indian cinema. That gives another perspective of हमारा जो सिनेमा है दूसरे लोग कैसे देखते हैं उसको, और वो भी ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए. यकीनन हम भारतीयों को हमारी सिनेमा से बहुत प्यार है. शायद ही कोई ऐसा होगा जो भारतीय सिनेमा से अछूता रहा होगा. दुनिया में जहां भी भारतीय मौजूद हैं, सिनेमा एक वो कड़ी है जो हम सभी को जोड़ती है. इसी के साथ सिनेमा की दुनिया के आज के इस अंक में इतना ही. अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे सिने जगत की तमाम हलचल और गपशप लेकर. तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.